प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था FW टेलर के 4 साइंटिफिक टेक्निक्स, राइट। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, राइट। फर्स्ट इट इज मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हम हमारे लास्ट पार्ट में करेंगे, राइट। सेकेंड इज FW टेलर्स, फेडरिक विंसले टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, और लास्ट रहेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सीक्वेंस ये है कि पहले हम FW टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी ये जो 4 टेक्निक्स है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग स्टडी, टुगेदर कॉल्ड एज वर्क स्टडी, राइट। ये बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, standardization and simplification, and differential piece weight system, right। फंक्शनल फोरमैनशिप से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सबको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो वेरियस पोस्ट होती है उसमें था सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट और फोरमैन, राइट। तो द जॉब ऑफ फोरमैन एज पर FW टेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ फोरमैन रिक्वायर्स मल्टीपल क्वालिटीज, उसको मल्टीपल क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब he should be good at the planning work as well as the person should be good at the production activity, right? And the Taylor said that it is very difficult that a person to have all the list of qualities which are needed to be a good supervisor, a good foreman. So what he did, he separated planning and execution work, and this is known as functional foremanship, right? ये जो आप चार्ट देखने वाले हैं, एक सेकेंड, यस, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये आपकी बुक में ये चार्ट गिवन है और ये क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि हाउ ही सेपरेटेड प्लानिंग एंड प्रोडक्शन वर्क। उन्होंने इसको फर्दर आगे और क्लासिफाई किया। जो प्लानिंग इंचार्ज है उसके अंडर ये 4 इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ये 4 उन्होंने पोस्ट रखी है अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। और जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उनके अंडर रखा है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर एंड स्पीड बॉस, राइट। और याद रखना ये सब फैक्ट्री मैनेजर के अंडर आते हैं। फैक्ट्री मैनेजर इज अ पोस्ट फॉर द सेकेंड लेवल, दैट इज द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। वो पूरी फैक्ट्री का इंचार्ज है। आगे चलते हैं अपन। What will be the job of these foremen? इनका काम क्या होगा ये हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले द जॉब ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ही इज गोइंग टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स। वो क्या करने वाले हैं, ही इज गोइंग टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन, कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करेगा या बताएगा। रूट क्लर्क जो बी पॉइंट है, अंडर प्लानिंग इन चार्ज, इज गोइंग टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, because every production activity has to follow a certain route, right? For example, पहले बॉइलिंग हो सकता है, फिर ड्राइंग हो सकता है, फिर प्रिंटिंग हो सकता है, तो ये एक रूट है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। so the route clerk is going to specify and ensure that the production activity actually passes or follow the specified route। फिर है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एज द नेम सजेस्ट, ही इज गोइंग टू प्रिपेयर अ टाइम एंड कॉस्ट शीट, है ना, कौन सा काम कितने टाइम पे होना चाहिए और कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ। डिसिप्लिनेरियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज गोइंग टू इंश्योर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्रोडक्शन इंचार्ज, सॉरी, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर अगेन देयर विल बी 4 पोस्ट। स्पीड बॉस, ही इज गोइंग टू चेक दैट टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि जितनी स्पीड से ये काम होना चाहिए क्या वो काम उतनी स्पीड से हुआ है, टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। गैंग बॉस, ही इज गोइंग टू कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन, मतलब इसका काम है कि इफ फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी these are the machines and tools required, they are ready। Repair boss is going to ensure proper working conditions of machines, कि मशीन सारी रिपेयर्ड है, टूल सारे रिपेयर्ड हैं, दे आर इन द वर्किंग कंडीशंस। एंड लास्ट द इंस्पेक्टर इज गोइंग टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, राइट। एक बात और समझिएगा, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ कमांड, ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर एक्चुअली डिस्कस्ड बाय हेनरी फ्योल। जब हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे
तब मैं इनके बारे में वापस से मेंशन करूंगी, राइट। आप अभी के लिए याद रख लीजिए कि दिस इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आप देख सकते हो कि काम यहाँ पर डिवाइड किया गया है, राइट। बट इट इज द वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। व्हाई? Because as per the principle of unity of command, one subordinate should receive command from only one superior. But what is happening here? Workers are receiving command from 8 different in charges. So what is functional foremanship? Division of the work of foreman into planning in charge and production in charge is basically functional foremanship. मतलब functions, फोरमैन के काम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक फोरमैन जो है प्लानिंग से रिलेटेड काम देखेगा और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा। और क्योंकि देखिए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत ही वास्ट एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, तो देन वी हैव दीज इंचार्जेस अंडर प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, राइट। नाउ एक बात और याद रखिएगा, ये हेनरी फ्योल ने सॉरी एफ डब्ल्यू टेलर ने अपने टाइम पीरियड पे अपनी वर्किंग कंडीशंस और नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से ये प्रिंसिपल्स, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से ये प्रिंसिपल्स बनाए और उन्होंने इस चीज को ऐसे डिवाइड किया। आप करंट सिचुएशन में एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, अपने वर्किंग कंडीशंस या वर्क रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं, राइट। So let's now go to the next important principle. मैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन लास्ट में लूंगी, उससे पहले हम ले लेते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। व्हाट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? उसको समझने से पहले learn or understand one very important thing. What is that? This is the only technique of management which is actually made, devised to motivate efficient workers. ये जो हमने यहाँ पे डार्क कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Differential piece waste system is the only system devised by F.W. Taylor to motivate efficient workers. Actually बहुत ज़्यादा टेलर जो हैं उनका फोकस रहा है ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। सो ये उनके सारे काम में भी नजर आता है, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि देयर शुड बी अ डिफरेंशिएशन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड टू रिवॉर्ड एंड मोटिवेट एफिशिएंट वर्कर्स। यहाँ पे किसको मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं? द एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। टू मोटिवेट इनएफिशिएंट वर्कर्स, दोनों को, देन टू परफॉर्म बेटर। टेलर सजेस्टेड दिस पर्टिकुलर सिस्टम कि दोनों जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं या लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो दोनों बेटर काम करें। उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, राइट। आप इसको थोड़ा सा इजीली अगर समझना चाहें तो आप ये भी समझ लीजिए कि दिस इज एक्चुअली डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। कैसे वेज रेट? देखिए जनरली क्या होता है, आपने 10 रुपीज का जो है रेट रखा है फॉर मेकिंग 1 यूनिट, राइट। तो वर्कर मेक्स 1 यूनिट, ही विल बी गेटिंग 10 रुपीज। ही मेक्स 50 यूनिट्स, ही विल गेट 50 इंटू 10, 500 रुपीज। ही मेक्स 100 यूनिट, he will get 100 into 10 equal to 1000 रुपीज। टेलर कहते हैं ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, आप तो सबको बराबर रख रहे हो। एक यूनिट बना रहा है तो भी उसको 10 रुपीज के हिसाब से मिल रहा है और 100 यूनिट बना रहा है तो भी उसको 10 रुपीज के हिसाब से मिल रहा है। फिर क्या मोटिवेशन है? कोई भी ज्यादा या एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने की कोशिश क्यों करेगा? तो उन्होंने क्या कहा कि टेलर सेड दोज हु प्रोड्यूस्ड, ध्यान से सुनना, those who produced above standards and for those who produced below standard there should be a different wage rate। मतलब the one who produced above standard output should be paid at a higher wage rate। 10 रुपए की जगह 11 रुपए से दो। और अगर आप उसको 10 रुपए से दे रहे हो तो somebody who is producing less than the standard output should be paid at a lesser wage rate। स्टैंडर्ड आउटपुट वाले को 10 रुपए से दे रहे हो तो बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट वाले को 9 रुपए से, 8 रुपए से या 7 रुपए की रेट से पेमेंट कीजिए, राइट। सो दिस इज
going to motivate workers to perform better. उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे इस स्लाइड से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज 100 यूनिट्स पर डे, आपने टाइम स्टडी की मदद से डिसाइड कर लिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए. इट इज 100 यूनिट्स पर डे, राइट? स्टैंडर्ड वेज रेट सपोज इज 10 रुपीज पर यूनिट, राइट? 10 रुपीज पर यूनिट. एंड बिलो स्टैंडर्ड वेज रेट इज 9 रुपीज पर यूनिट. ये इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड वेज रेट 10 रुपीज पर यूनिट एंड बिलो स्टैंडर्ड वेज रेट 9 रुपीज पर यूनिट. अब हमने क्या किया, हमने 3 वर्कर्स के नाम ले लिए, कृष्णा, अर्जुन, भीम, राइट? कृष्णा ने प्रोड्यूस किया है 110 यूनिट्स, विच इज एक्चुअली अबाउ, राइट, which is actually above the standard output. Standard output कितना था? 100 यूनिट्स. ये 100 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. अर्जुन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेट रेट. एंड भीम इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग लेस देन स्टैंडर्ड वेज रेट. तो आप देखोगे, जिसने इक्वल टू एंड मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, मैंने शायद स्टैंडर्ड वेज रेट पहले कह दिया है, the one who has produced more than and equal to standard output is paid at standard wage rate. उसको ₹10 के हिसाब से पेमेंट किया गया है. लेकिन the one who has produced less than standard output, भीम, जो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट से कम पे बना रहे हैं, उन्हें हमने 9 रुपीज से पेमेंट किया है, यानी कि 810 रुपीज उसे मिले हैं. सो एज पर FW टेलर, दिस डिफरेंस, right, this difference of 190 rupees is enough for every worker to at least reach to standard output, कि कम से कम हम इतना प्रोड्यूस कर लें कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हमारा अचीव हो जाए. अगर क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने स्टैंडर्ड आउटपुट प्रेजेंट जो है, सॉरी, अगर उसने स्टैंडर्ड आउटपुट जो है उसको नहीं अचीव किया, तो देन द person will be paid at a very less price or a wage rate which is less than the normal wage rate, right? तो सबको लगेगा भाई कम से कम 100 यूनिट तो हम बना ही लेते हैं. दिस इज अबाउट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी फेवरेट, पर्सनली मेरी फेवरेट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड विच इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. आप देखिएगा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस टेक्निक का, चारों तरफ हो रखा है. व्हाट इज द टेक्निक सेइंग? द टेक्निक सेइंग इज दैट देयर शुड बी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी. So what is FW Taylor saying? Even the process, raw material, time, product, machinery, methods of working conditions, etc., etc., each and every business activity can be standardized. What is standardized? That is, we should specify, है ना? सो आप ना इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देखिए आप इस टेक्निक का. अगर आपके घर पे आप जहाँ हैं अभी वहां पे ट्यूबलाइट है, फैंस हैं, राइट? आप एक नजर डालिएगा, आप देखेंगे वहां पे कि जो आपके ट्यूबलाइट्स हैं, आप उसको बहुत ही इजीली रिप्लेस कर सकते हो विद अ न्यू ट्यूबलाइट. उसका ना साइज का इशू होगा, वो होल्डर में बहुत आसानी से फिट हो जाएगा, राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. आपके फैंस के जो विंग्स हैं, जो उसके विंग्स हैं, वो बहुत इजीली रिप्लेसेबल भी हैं, प्लस वो सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं. स्टैंडर्डाइजेशन. आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स पे ध्यान दीजिए, राइट? आप ये देखिए, ये टपरवेयर की बॉटल्स हैं, ठीक है? वॉट एवर, ये सभी शेप साइज में बिल्कुल जो है सिमिलर है. आप अगर एक बॉटल का कैप रिमूव करके दूसरी बॉटल पे पुट अप कर देंगे, आप देखेंगे इट फिट्स इजीली. ये हमारे जो है आजकल तो फोन भी थोड़े एडवांस हो गए हैं, ये अभी थोड़ा ज्यादा पुराना नहीं, थोड़ा सा पुराना फोन है, राइट? आप देखेंगे कि पहले जब ये बैटरी खराब हो जाती थी, इजीली बाहर से बैटरी आप लाके परचेज करके उसको रिप्लेस कर पाते थे. व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन सेज कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्डाइज. मैं आपको इसको और अच्छे से समझाती हूँ.
अगर आप मैकडोनल्ड्स पे जाएंगे, मैकडोनल्ड्स क्या फ्रेंचाइजी बेसिस पे चलता है, उन्होंने एक्चुअली फ्रेंचाइजिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का। वाई, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होता कि दिल्ली का शेफ हो, चाहे जोधपुर का शेफ हो, चाहे मुंबई का शेफ हो, जो टेस्ट है मैकडोनल्ड के मेन्यू का, सॉरी जो प्रोडक्ट्स का, वो सिमिलर आता, क्योंकि इसमें कौन से क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज होगा, है ना, पोटैटो कौन सी क्वालिटी का यूज होगा, ब्रेड बन कौन सी क्वालिटी की होगी, कितनी देर तक कितने टेम्परेचर में इसको हीट किया जाएगा, कितना इसको फ्राई किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज। इसमें जो भी सॉल्ट है या आपका पेपर है या चिली है, everything, what will be the quantity and of which quality product at what time of the process of production, that is a process of cooking, it will be put, each and everything is pre-decided. So what is actually standardization? Standardization is specifying everything. आज के ज़माने में इस टेक्निक को इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है, कि हम लोगों को कभी समझ ही नहीं आया होता है, कभी रियलाइज नहीं कर पाते कि ये टेक्निक कभी बनाई गई थी या दी गई थी। आप सोप्स लेके आ जाइए, अगर सेम क्वालिटी का, सेम कंपनी का, सेम ब्रांड का चीज लेके आ रहे हैं, आपको सिमिलर मिलेगी, राइट? ये स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन हैज मेड शॉपिंग इजी एंड स्टैंडर्डाइजेशन हैज एक्चुअली मेड सेलिंग इजी। तो बहुत आसानी हो गई है, राइट? तो ये तो एक है ही है कि हमारे लिए सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा भी स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, सॉरी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, to reduce a given line of product to fixed types, sizes and characteristics, right? ये हमने भी डिस्कस किया, एक सेकेंड भी, हाँ। सो एक तो ये अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, ये जो मैं आपको फोन की बैटरी की बात बता रही थी, आपके अगर आपके फैन में कोई चीज खराब हो जाती है, इजीली रिप्लेसेबल है। आपका कोई भी प्रोडक्ट लेके आ जाइए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है इजीली रिप्लेसेबल होते हैं, उसके जो पार्ट्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो to establish interchangeability of manufactured parts and products, right? Then to establish standards of excellence and quality of materials, standard operating procedure, right? To establish standards of performance of men and machine. So this is about standardization. ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, राइट? अब एक और बात, ये जो टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, राइट, दिस पर्टिकुलर टेक्निक हैज एक्चुअली गॉट टू पार्ट्स, ठीक है? दो पार्ट कौन कौन से हैं इसमें? जो पहला पार्ट है वो है स्टैंडर्डाइजेशन का, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब समय आ गया है हमारा सेकेंड पार्ट डिस्कस करने का, विच इज एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन, राइट? सो व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन आपको क्या कहता है? सिंप्लीफिकेशन कहता है एलिमिनेट अननेसेसरी सुपरफ्लस वेराइटीज, साइजेस, डायमेंशंस, दैट इज अननेसेसरी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमको क्या करना चाहिए, वो हमको एलिमिनेट करना चाहिए। आप एक चीज समझिए, आप ना ये पिक्चर देखिए, हालांकि ये पिक्चर सिंबॉलिक है, राइट? आप यहाँ पर देखेंगे कितना ज्यादा चीजें वैरायटी है, बस वो ये कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना, रिड्यूस द डाइवर्सिटी। और अगर एग्जाम्पल से देखें, ठीक है, टूथपेस्ट आप परचेज करने जाते हो, तो टूथपेस्ट सपोज करिए आता है एक 10 ग्राम का, एक 100 ग्राम का, एक 250 ग्राम का, राइट? ऐसा तो नहीं होता ना कि 10 ग्राम के बाद 11 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, ऐसा नहीं होता ना। ये अननेसेसरी डाइवर्सिटी है, सो दैट अननेसेसरी डाइवर्सिटी शुड बी अवॉइडेड। इसका फायदा क्या होगा, वो बहुत क्लियर है फायदा, रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। हम याद रखना, दिस टेक्निक इज नॉट सेइंग कि एक ही तरीके का प्रोडक्ट रखना है और वैरायटी नहीं आनी चाहिए। वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन उतनी जो लेजिटिमेट हो, उतनी जो इफेक्टिव हो, उतनी जो कस्टमर को कंफ्यूज ना करे, राइट? सो रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। यस, अगर आप कम वैरायटी रखेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लेबर भी बचेगा, मशीन्स एंड टूल्स, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट बचेगी। दूसरा, आपका इन्वेंट्री स्टॉक का भी कॉस्ट और मेंटेनेंस कम रहेगा। देन फुलर यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर, ये भी आपको फायदा रहेगा, यानी कि अगेन एफिशिएंसी की ही बात हो रही है यहाँ पर भी। सो आपका जो एफिशिएंसी है दैट विल इम्प्रूव।
So this is about the 7 techniques of scientific management which we have discussed in this topic. In my next video, we are going to discuss जो हमारे principles of scientific management है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. आप प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से इनको फॉलो करते रहिए. और जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे बताएं कि कहाँ पे चेंज की रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स आई कैन नॉट whether I need to be more I will say precise or right or टाइमिंग एटसेट्रा अगर आप बता सकते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.